हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मैथिली शरण गुप्त के ऊपर। और पूरे वीडियो लेक्चर में ये देखने का प्रयास करेंगे कि आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और उनकी रचनाओं का मूल्यांकन कैसे किया है और यूजीसी नेट के एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जाएंगे तब आप देखेंगे कि इसका जिक्र आधुनिक काल प्रकरण 3 काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत किया गया है और मैथिली शरण गुप्त को चौथे नंबर पर आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। हालांकि जिस प्रकार से हमने हरिऔध पर बातचीत किया था कि 2 जगहों पर इनका उल्लेख किया गया है, उसी तरीके से बाबू मैथिली शरण गुप्त का भी उल्लेख आचार्य शुक्ल 2 जगह करते हैं। अगर आप सभी के पास किताब होगी तो आप जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलते हम बात करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को किस तरीके से शुक्ल जी देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्रायः 3 वर्ष पीछे संवत 1963 से बाबू मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं उक्त पत्रिका में निकलने लगी और उनके संपादन काल तक बराबर निकलती रहीं। तो यहाँ पर आप तथ्य देख रहे हैं, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी और संवत में दिया गया है। इसको आप ईस्वी में कन्वर्ट कर सकते हैं -57 करके, तो तुरंत ईस्वी पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि जब द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे उसके 3 वर्ष बाद मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू किए और उनकी कविता उस पत्रिका में छपना शुरू हो गई। और जब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादन करते रहे तब तक मैथिली शरण गुप्त की कविताएं छपती रहीं। यानी कि अगर देखा जाए तो सन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं। उसमें से यदि हम 1905 से लें और 1920 तक इसको देखें तो लगभग 15 वर्षों तक मैथिली शरण गुप्त की कविताएं सरस्वती पत्रिका में संपादित होती रहीं। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि संवत 1966 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी। तो रंग में भंग संवत यहाँ पर दिया गया है। हमने शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए आपको ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए तुरंत इसमें से 57 घटाना है। तो 1909 में रंग में भंग उनका एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित होता है, जिसकी विषय वस्तु चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जब से रंग में भंग प्रकाशित हुआ तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ था। तो इस कथन को आपको खासतौर से ध्यान में रखना है कि किसका कथन है कि गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें यानी भारत भारती में मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण नहीं, भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली जो चीज है कि जिस मैथिली शरण गुप्त को हम जानते हैं वो भारत भारती की वजह से जानते हैं, जिसका प्रकाशन मैंने बताया सन 1912 में। इसमें मुसद्दस हाली के काव्य शैली को अपनाया गया है, जिसमें भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने
कब कब की विषय वस्तु को दिखाने का प्रयास किया है, भूत, वर्तमान, भविष्य, उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रखना है कि भविष्य का निरूपण उन्होंने नहीं किया है। यही मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाह रहा था, बाकी चीजें धीरे धीरे दिमाग में बैठ रही होंगी। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाक वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। भारत भारती की यही खास विशेषता रही कि उसमें स्वदेश की ममता, जो कि उस समय के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने वाले नवयुवकों को बहुत प्रिय लगी और अपने तरफ आकर्षित की। हालांकि शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसमें काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाक वैचित्र्य इत्यादि नहीं है। बस कारण यह है स्वदेश की ममता से पूर्ण यह पुस्तक रही है। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण रूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। यानी जो भारत भारती है, भले काव्य का पूर्ण रूप न दे पाई, लेकिन हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सिद्ध हुई। इसी ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने हिंदू लिखा। भारत भारती के बाद इन्होंने हिंदू नाम से एक कविता लिखी। इसको ध्यान में रखिए। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए मैथिली शरण गुप्त। केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएं इनकी सरस्वती में निकली हैं, जो मंगल घट में संग्रहित हैं। अब यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कविताओं को भी, और एक संग्रह का नाम बताया जा रहा है जिसका नाम है मंगल घट। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मंगल घट मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह है, जिसमें कुछ फुटकल रचनाएं शामिल हैं, केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रबंध काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके हैं, जिनके नाम हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा। ये 10 यहाँ पर हमने गिनती किए प्रबंध काव्यों के। तो इन प्रबंध काव्यों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। पहले तो इनको समझ जाए कि ये सभी क्या हैं, प्रबंध काव्य हैं। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि ये प्रबंध हैं या फिर खंड काव्य हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि प्रबंध काव्य क्या है या खंड काव्य क्या है। तो इस पर हमने विस्तार से एक वीडियो में बताया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखने की जरूरत है कि शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त के 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्यों का उल्लेख किया है, जिनके नामों को हमने बता दिया। और अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अंतिम 2 बड़े काव्य हैं, यानी कि छोटे काव्यों की संख्या लगभग 7 है और बड़े काव्य साकेत और यशोधरा है। अंतिम 2 बड़े काव्य साकेत और यशोधरा है, और जितने भी काव्य हैं वो सब छोटे हैं। विकट भट्ट में जोधपुर में एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रम कथा है। यानी विकट भट्ट को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 3 पीढ़ियों का जिक्र किया गया है, जो कि जोधपुर में एक राजपूत सरदार के परिवार से जुड़ी हुई कहानी है, कथा है। गुरुकुल में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन किया गया है। छोटे काव्यों में जयद्रथ वध और पंचवटी का स्मरण अधिकतर लोगों को है। गुप्त जी के छोटे काव्यों की प्रसंग योजना भी प्रभावशालिनी है और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। तो विषय वस्तु इन कविताओं का जरूर अपने ध्यान में रखिए, और जो भी तथ्य नया लगे उसको नोट करते जाइए। आगे लिखते हैं कि वैतालिक की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी हो गई। यानी कि शुरू में खड़ी बोली में कविताएं लिख रहे थे, लेकिन फिर गीत काव्य भी लिखने का प्रयास किया, जिसका उदाहरण है वैतालिक। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा
अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं, पर तृतीय उत्थान में छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार में संग्रहित है। तो यहाँ पर इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि गुप्त जी कई रचनाएं लिखे जो कि राम के जीवन पर आधारित है। खासतौर से साकेत की बात की जाए तो उर्मिला, यानी कि वो भी एक तरीके से राम के परिवार से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ गुप्त जी के ऊपर छायावाद का भी हल्का फुल्का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके वजह से वे भी रहस्यात्मक कविताओं को लिखने का एक प्रयोग करते हैं और उस काव्य संग्रह का नाम है झंकार। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि झंकार किसकी रचना है और इसमें किस तरीके की कविताएं शामिल की गई हैं जो कि रहस्यात्मक हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी अगर सवाल पूछा जाए कि क्या गुप्त जी रहस्यात्मक कविताएं भी लिखे हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, उन्होंने लिखे हैं। और कौन सी कविता संग्रह है? झंकार। झंकार से रिलेटेड ही एक झरना नाम की रचना है जो कि अलग कवि की है। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि वो किसका है। तो झंकार और झरना में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, याद करके रखिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि रहस्यात्मक कविताओं लिखने के बाद जो गुप्त जी हैं पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतः प्रेरित प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं, काव्य का एक मार्ग चलता देख ये उधर भी जा पड़े। मतलब इनकी कोई खास विशेषता ये नहीं थी, बस इन्होंने भी प्रयोग के तौर पर इस तरीके की रचना की। आगे जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं उसमें से एक कविता जो कि आपके सिलेबस में यानी कि यूजीसी नेट में लगी हुई है, और दूसरा जो प्रबंध काव्य है ये कई यूजी और पीजी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के दो बड़े प्रबंध हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। लिखते हैं कि दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। काव्यत्व के दृष्टिकोण से, कविता के दृष्टिकोण से ये दोनों रचनाएं पूरी विकसित दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर प्रबंध काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो इनमें थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है। इस कथन को ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे भी लिखते हैं कि बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्तकों की ओर हो चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। और बाकी स्टोरी आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निबंध से महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रभावित हुए और उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को ये एक निर्देश दिया कि आप भी उपेक्षित महिलाओं पर एक कोई महाकाव्य लिखिए। तो इन्होंने साकेत नाम से रचना की है। यहाँ पर शुक्ल जी का मानना है कि साकेत की रचना गुप्त जी जो उन्होंने किया है मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, उसको भी जगह मिले। पूरे 2 सर्ग 9 और 10 उसके वियोग वर्णन में खप गए। वैसे आप देखेंगे पाठ्यक्रमों में 9वें सर्ग को ही ज़्यादातर पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 9 और 10 दोनों सर्ग वियोग वर्णन पर आधारित है। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। बार बार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैथिली शरण गुप्त को दिखा रहे हैं कि वो कहीं न कहीं छायावाद से जरूर प्रभावित है, क्योंकि छायावाद में आप देखेंगे कि वेदना के लिए महादेवी वर्मा और छायावादी जितने भी कवि हैं वो लाक्षणिक शैली के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि साकेत की आप रचना देखेंगे तो सन 1931 में हुई थी, लेकिन इसको लिखने का काम 1914-15 से ही शुरू हो गया था और लगभग 15-16 साल लगे थे इसको लिखने में। तो यहाँ पर शुक्ल जी यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी वियोग वर्णन किया गया है इसमें कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कार पद्य को तो शामिल किया है, और आजकल की जो नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत
दोनों का इसमें समावेश किया गया है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है कि काव्य का नाम साकेत रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान है। कई बार साकेत का अर्थ भी पूछ लिया जाता है और इसका अर्थ है अयोध्या, और साकेत शब्द जो है वो पाली भाषा का शब्द है। ये भी सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8 सर्गों तक चलती है। उसके उपरांत 2 सर्गों तक उर्मिला की वियोगावस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। सूरदास की गोपियां वियोग में कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न उकठ परे। तो यहाँ पर सूरदास का भी उल्लेख कर रहे हैं विरह वर्णन के संदर्भ में, और इसकी तुलना उर्मिला से करते हुए कहते हैं कि सूरदास की गोपियां जहाँ कहती हैं कि हे मधुबन तुम क्यों हरे भरे दिखाई पड़ रहे हो, अगर कृष्ण नहीं है तो तुमको भी सुख जाना चाहिए। विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न उकठ परे, तुम भी सूख कर उकठ जाना। जैसे आप देखे होंगे पेड़ पौधे जो कि सूख कर जड़ से ही नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कवि की कल्पना क्या है, जो कि गोपियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। लेकिन लिखते हैं कि पर उर्मिला कहती है, रह चीर दिन तू हरी भरी, बढ़ सुख से बढ़ सृष्टि सुंदरी। यहाँ पर थोड़ा सा उर्मिला अलग ढंग से अपनी व्यथा को प्रस्तुत कर रही है। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं, तब वह भावना को गहरा आघात पहुंचता है और व्याकुल होकर कहने लगती है। क्या कहती है? प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। दंड कारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएं शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई हैं। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। तो ये देख रहे हैं आपकी एक लंबा कथन है, जो कि रामायण के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसान श्रमजीवी के साथ युद्ध, राज व्यवस्था, सत्याग्रह, यानी कि उस समय का जो समय है, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन का समय है, उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं यहाँ पर जोड़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग से विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आलोचना उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कर दी है। आगे की जो रचना है वो है यशोधरा। यशोधरा के बारे में लिखते हैं कि यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। ये खास विशेषता है यशोधरा की। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना का परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव व्यंजना प्रायः गीतों में है। एक चीज आप पढ़े होंगे, यशोधरा चंपू काव्य के अंतर्गत भी आती है, ठीक है। तो चंपू काव्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि कहीं कहीं गद्य भी है और कहीं कहीं गीत भी है। जो रचना गद्य और पद्य में लिखी जाती है वही क्या होती है? चंपू होती है। ये भी क्या है? एक काव्य का रूप है। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और चंपू काव्य 3 तरीके के काव्य रूप होते हैं, जिसको कि आप एक वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो यशोधरा नाटकीय ढंग पर है, महात्मा बुद्ध के चरित्र पर आधारित है, और चंपू काव्य के तौर पर है। गद्य और गीत दोनों का इसमें क्या है? समावेश है। अगली रचना है जिसका नाम है द्वापर। द्वापर में यशोदा
राधा, नारद, कंस, कुब्जा, ये 5 पात्र का नाम दिया गया है, 5 पात्रों का। यानी यशोदा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और समन्वित रूप से सामने रखे गए हैं। तो द्वापर को जरूर ध्यान में रखिए कि इसमें अलग अलग पात्रों की मार्मिक स्थिति का, खासतौर से मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है। आगे कुछ और रचनाएं गुप्त जी की, जिसमें अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 और छोटे छोटे पद्य बद्ध रूपक भी लिखे गए हैं। तो इनको रूपक का यहाँ पर रूपक का दर्जा दिया गया है, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास इत्यादि का। अनग में कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है। अनग जो रचना है गुप्त जी की है, और उसमें लोक व्यवस्था को आधुनिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। अब आगे जो कथन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर पूरे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और अपने लिए सुन रहे होंगे, अब शुक्ल जी लिखते हैं गुप्त जी के बारे में कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। यह कथन किसका है? तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। गुप्त जी की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण, यानी देश काल वातावरण के हिसाब से काव्य की रचना करना। जब जरूरत पड़ती है तो भारत भारती लिखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो साकेत लिखते हैं, यशोधरा लिखते हैं, किसान लिखते हैं, रंग में भंग लिखते हैं। तमाम तरीके की रचनाएं वो काल के अनुसार ही लिखते हैं। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। ये कथन ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि किसके संदर्भ में ये बात कही गई है कि इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त निसंदेह कहे जा सकते हैं हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी झलक हम पाते हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। गुप्त जी का मूल्यांकन करते हुए आचार्य शुक्ल 3 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। अब वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उसे हम देखते हैं। लिखते हैं कि प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है। ध्यान में रखना आपको, यही तीनों अवस्थाएं ऑब्जेक्टिव विकल्प में आ सकती हैं। तो पहली अवस्था है भाषा की सफाई की, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मसृण बंद रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती थीं। इनमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। तो इस पूरे कथन में आप देख रहे हैं कि कई बातों की तरफ संकेत शुक्ल जी करते हैं। पहले तो भाषा की सफाई यानी स्पष्टता की तरफ, दूसरा भारत भारती जैसे स्वदेश प्रेम पर आधारित काव्य ग्रंथ की तरफ, तीसरा जो भी द्विवेदी युग की खास प्रवृत्तियां, गद्यवत, रुखापन, इतिवृत्तात्मकता, सरसता और कोमलता का अभाव और खड़ी बोली का उस समय कविता के रूप में प्रयुक्त होना, ठीक ना, खड़ी बोली का कविता में प्रयोग होना, ये सब एक तरीके से विशेषताओं के तौर पर ही देखा जा सकता है। तो 4 विशेषताएं इस पूरे कथन में बताई गई। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई के बारे में बात करते हुए आगे बात करते हैं कि इसके अनंतर, मतलब इसके बाद गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रजांगना, मेघनाथ वध आदि का अनुवाद, उबड़ खाबड़ और अव्यवहित
संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं विशेषतः छोटे छोटे छंदों के चरणांत में अब भी लगती हैं। तो कैसे बंग भाषा की कविताओं से प्रभावित रहे हैं और उनका अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया है। तो अनुवाद बहुत सटीक नहीं है, बल्कि उबड़ खाबड़ और अव्यवहित हैं। संस्कृत शब्दों का जो भी प्रयोग उन्होंने किया है वो थोड़ा सा पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है। भारत भारती और वैताली के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती हैं। तो भारत भारती और वैताली के बीच कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका कि जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। आगे लिखते हैं जो तीसरी अवस्था कही जा सकती है, लिखते हैं कि उसके उपरांत यानी दूसरी अवस्था के उपरांत बाद में छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ झुकाव प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की ओर भी हो जाता है। इस झुकाव का आभास साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था है, यानी कि जब भी साकेत और यशोधरा की बात की जाएगी तब उसकी विशेषता में प्रगीत मुक्तकों की और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की भी बात की जाएगी और थोड़ा बहुत छायावाद का प्रभाव इन पर दिखता है। 1931 और 1932 क्रमतः ये दोनों रचनाएं हैं, जो कि छायावाद का समय भी है और यहाँ पर क्लियर भी आपको चल रहा है। आगे बात करते हैं। बहुत बड़ी बात फिर से लिख रहे हैं शुक्ल जी, लिखते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई। अभी तक हम सब सामंजस्यवादी कवि के तौर पर तुलसीदास का नाम लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी आधुनिक काल में गुप्त जी को भी सामंजस्यवादी कवि के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी। आगे वे लिखते हैं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने नीचे दिए जाते हैं और जब इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो कई पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। मैंने पंक्तियों को आज प्रयोग के तौर पर कट करके लगाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे शब्द कट जा रहे थे, फिर मैंने उसको हाथों से लिखा। लिखते हैं कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। फिर से पढ़ता हूं, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। जो कि भारत भारती से उद्धृत किया गया है। ठीक है, भाभा इसको नोट कर सकते हैं, भारत भारती से लिया गया है। यहाँ पर क्षत्रियों को संबोधित किया और वैश्यों को संबोधित किया। इन पंक्तियों को जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं कहीं भारतेंदु भी याद आ रहे होंगे। कुछ उन्होंने कहा था कि पै धन विदेश चल जाते हैं, यही अति ख्वारी, आवं रोवं मिल भारत भाई। इस तरीके से कविता उन्होंने लिखी है। आगे लिखते हैं कि थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूं और सदैव रहूंगी, कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहां बहूंगी। दूती बैठी हूं सजकर मैं, ले चल शीघ्र मिलूं प्रियतम से, थाम धरा धन सब तजकर मैं। ठीक है, तो ये पंक्तियां इनको ध्यान में रखिए। अच्छी आंख मिचौनी खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं तुम्हें अकेली। निकल रही है उर से आ, ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोंच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। ये झंकार नाम से जो हमने बताया कि रहस्यवादी जो कविताओं का संग्रह है झंकार, उससे ये सारी पंक्तियां ली गई हैं। पहले आंखों में थे, मानस में कुद मगन प्रिय अब थे, घटना हो चाहे घटा उठन नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य, इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही दूबों का हृदय निकल पड़ा यह हाय, इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे वक्त ध्यान ये पावे ये दृग त्राण। आगे की जो पंक्ति है ये कई बार ऐसे लगता है कि ये महादेवी वर्मा की पंक्ति हैं, लेकिन आपको मैथिली शरण गुप्त
को ध्यान में रखना है। बेदने तू भी भली बनी, ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि ये भी थोड़ा सा विरह वेदना और रहस्यात्मक ढंग की कविताएं लिखते थे। तो ये वेदना शब्द देखने से आपको ये न लगे कि ये महादेवी वर्मा का है, बल्कि मैथिली शरण गुप्त का है। बेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी, अरी वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। हाँ, मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसको उड़ रहा है, धवल वसन सा धोया। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चल 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 झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंतस्थल करके उछल उछल कर छल छल करके। ये एक बार पूछा जा चुका है कि ढलमल ढलमल चल 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 ये किस रूप में आया हुआ है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो एक बार सवाल में आया है, ठीक है। थल थल तर तर के कल कल धर के विखराती है पारा। जैसा कि मैंने बताया कि मैथिली शरण गुप्त को दो जगहों पे उल्लेखित किया गया है, तो एक जगह बहुत ही छोटा सा उल्लेख किया गया है आगे ही इसके, उसमें बताया गया कि गुप्त जी की नक्षत्र निपात सन 1914, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि 1917, स्वयं आगत 1958, यहाँ पर 98 दिया हुआ है, तो 1918 इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य हैं। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां आगे देखिए, तो इसको इस दृष्टि से आप देखिए कि ये भी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की ही हैं। मान लीजिए पुष्पांजलि आ जाता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब मैथिली शरण गुप्त की बात की कुछ जो छिटपुट रचनाएं हैं वो हैं। कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं जिनको कि हम ध्यान में रख सकते हैं। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वास से हिला हुआ, संसार बिटप से खिला हुआ, झड़ा पड़ा अचानक झूल झूल, मेरे आंगन का एक फूल। इसी में दूसरी पंक्ति है, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। इसी प्रकार गुप्त जी की और भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हैं। निकल रही है उर से आ, ताक रहे हैं सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोल सीप खड़ी है, मैं अपना घर लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। तो ये सारी पंक्तियां आपने देखी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि में मैथिली शरण गुप्त को हमने विस्तार से देखा। उनकी रचनाओं के दृष्टिकोण से मैथिली शरण गुप्त के ऊपर विशेष जो कथन रहे पंक्तियों के हिसाब से, तो मोटे तौर पर साकेत भारत भारती को भी कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये सभी लेक्चर या ये सभी बातें आप सभी को अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।